हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, आज फिर से एक नए सीरीज़ नए वीडियो के साथ जो आज का हम लोग का जो पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर जिसका भी आज हम लोग का डिस्कशन का विषय है या फिर सब्जेक्ट है, वो सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है जो जनरल या फिर जेनरिक से बिलोंग करते हैं। इतिहास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर दोनों ही है, डिस्कस करेंगे। और जो जो टॉपिक है यानी कि जो भी क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी शासक है जैसे कि समुद्रगुप्त, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो समुद्रगुप्त के बारे में है। लेकिन आज का जो स्पेशल वीडियो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, यानी कि जो लिखा हुआ है आंसर मैंने वो इंग्लिश में नहीं है, वो हिंदी में है, यानी कि हिंदी मीडियम के छात्र या फिर छात्राओं के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के चरित्र और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे इसको रैंकिंग करना पड़े स्टार के हिसाब से तो हम इसको कम से कम 2 से 3 स्टार प्रोवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को, कि इसका एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हैं। आने वाले प्रीवियस एग्जाम्स में भी मुझे लगता है इसको पूछे गए होगा, क्योंकि समुद्रगुप्ता बहुत ही हाईलाइटेड शासक था। इसको भारत का नेपोलियन का टैग मिला हुआ था। जो वी स्मिथ थे उन्होंने इनको टैग दिया था कि ये भारतीय नेपोलियन है। इनकी कूटनीति और इनकी शासकीय, इनका जो राजनीतिक जो कार्यकाल रहा वो इतना अच्छा, इतना मतलब बढ़िया था कि उनको ऐसा टैग दिया गया था। तो चलिए देखते हैं। मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देती हूँ कि जो आज का हम लोग का जो क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे साथ में उसका आंसर। तो जो क्वेश्चन है वो है, समुद्रगुप्त के चरित्र और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। जनरल जेनरिक इतिहास वालों के लिए है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जो कि समुद्रगुप्त शासक बना, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि वो जिंदा थे तभी। जो 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासक रहा तथा इस कार्यकाल में उसे गुप्त साम्राज्य की सीमाओं में सर्वाधिक विस्तार किया। और अपने इस ये जो शासन का जो पीरियड था 350 से लेकर 375 ईस्वी तक, इसमें इन्होंने जो गुप्ता जो एम्पायर था या फिर गुप्ता जो साम्राज्य था उसको खूब फला फुलाया। तो समुद्रगुप्त का जीवन परिचय थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन चरित्र और उनकी उपलब्धियों पर है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान का जो जीवन परिचय है वो समझ में आ जाए तो फिर उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें भी ईजी हो जाती है समझना। तो चलिए थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देखते हैं। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त साम्राज्य का शासक बना, जो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी। यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस निकलते हैं कि अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था या फिर वो किसकी महारानी थी, तो वो लिच्छवी की महारानी राजकुमारी थी। उनका नाम कुमार देवी था। उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र था। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त शासकों में बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय महान शासकों में से एक था। उसका शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल था। इसीलिए उसका शासनकाल गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। भाई स्वर्ण युग कहलाता है, गोल्डन पीरियड। गुप्ता एम्पायर का जो गोल्डन पीरियड था वो भाई समुद्रगुप्ता के शासनकाल से ही स्टार्ट हुआ था। और इसके पापा जो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इनको राजा घोषित कर दिए थे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है कि भाई उनके चरित्र का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां। तो भाई समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व एवं उनका चरित्र वर्णन देखते हैं। समुद्रगुप्त न केवल एक कुशल सैनिक योद्धा था बल्कि महान साम्राज्य निर्माता भी था। अपने विभिन्न युद्धों में उसने जिन विभिन्न नीतियों का अनुसरण किया वह उसकी कूटनीतिज्ञता एवं राजनीतिज्ञ सूझबूझ का परिचय देती है। इतिहासकार वी स्मिथ ने उसकी वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहा था। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो ऑप्शंस वहाँ गिवन रहते हैं। आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोला जाता है, नेपोलियन बोला जाता है। और ये वी स्मिथ जो कि हिस्ट्रियंस थे उन्होंने बोला था।
वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था तथा विद्या का संरक्षण भी था, और साथ ही उसे कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। ये सब कुछ समुद्रगुप्त के लिए है। समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ भी था, बहुत अच्छा संगीत वादक भी था, जिसे वीणा वादन का बड़ा शौक था। अपने कुछ सिक्कों पर वह वीणा बजाते हुए दिखाया भी गया है। मतलब जब उन्होंने अपने सिक्के प्रिंट कराए तो कुछ सिक्कों पे उन्होंने वीणा को हाथ में लिए, मतलब वीणा वादक के रूप में भी प्रिंट करवाया था। उन्होंने विद्वान वसुधु को अपना मंत्री, मतलब बंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। वामन के काव्य अलंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है। समुद्रगुप्त एक धर्म निष्ठा वाला सम्राट था, जिसने वैदिक धर्म के अनुसार शासक किया और उसने ब्राह्मणों को सहस्त्र गांव का दान किया। समुद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। भाई उन्होंने बहुत कुछ किया था। दूरस्थ राज्यों को कदर राज्य का राज्य बनाकर उसने अपनी राजनीतिक पटुता का परिचय दिया था। जो आरपी त्रिपाठी के अनुसार, जो कि हिस्टोरियंस हैं, वो समुद्रगुप्त के बारे में कहते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रारंभिक स्थिति चाहे जैसी भी रही हो, यह गुप्त सम्राटों में सबसे योग्य प्रमाणित हुआ और अपनी सफलताओं से उसने अपने पिता द्वारा अपने चयन के औचित्य को भी प्रमाणित किया था। ये आरपी त्रिपाठी का वो था, व्यू था समुद्रगुप्ता को लेकर। उन्होंने इनके लिए बोला था कि वो कुछ ऐसे थे। वास्तव में समुद्रगुप्त विशाल समुद्र के समान अत्यंत गंभीर और गहन था। उसने व्यक्तित्व में उदाई या उदयन की कला प्रियता, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षता तथा साहसिकता, अशोक के समान मृदुता और वह दयालु, रघु के समान दानशीलता तथा राजा जनक के समान विद्या प्रियता के समस्त गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे। संक्षेप में अगर चारित्र वर्णन अगर की पॉइंट्स में लिखना हो तो भाई उनको ऐसे लिखेंगे कि महान विजेता एवं कुशल सेनापति थे समुद्रगुप्ता। साहित्य एवं भलित प्रेमी थे। उदार शासक थे, बहुत ही उदार थे, मन बहुत बड़ा था उनका। कुशल सेना नायक और योद्धा भी थे, तभी तो नेपोलियन जैसा टैग मिला था उनको। और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, उनकी कूटनीतियाँ बहुत अच्छी थी, तभी तो गुप्ता एम्पायर उनके शासनकाल में इतना फला फूला। अब जो देखते हैं वो देखते हैं समुद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या थी, उनके अचीवमेंट्स क्या थे। तो इतिहास जानने के साधन समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र एवं विजयों के विषय में पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। स्वयं समुद्रगुप्त ने अपनी प्रसिद्धि अशोक के प्रयाग स्तंभ पर अंकित कराई है। समुद्रगुप्त की दिग्विजय समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी में एक छोटा सा राज्य प्राप्त हुआ, जिससे वह संतुष्ट नहीं था। अतः उसने राज्य विस्तार की योजना बनाई। भाई वो छोटे से राज्य से खुश नहीं था जो उसको उत्तराधिकारी के उपरांत मिला, तो उसने राज्य विस्तार की योजना बनाई। समुद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की, इसका पूरा विवरण प्रयाग प्रसिद्ध में मिल जाता है, क्योंकि वो वहीं पर उनको मतलब मिंट करवाया था, वहां पर उन्होंने लिखवाया था इन चीजों को। समुद्रगुप्त की दिग्विजय को निम्नलिखित क्रम में रखा जा सकता है। जो पहला है वो है आर्यव्रत के राज्य, आटविक राज्य, दक्षिणापथ के राज्य, प्रयंत राज्य, गण राज्य और विदेशी राज्य। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, बारी बारी से जानते हैं कि कौन क्या है। आर्यव्रत की विजय। विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि आर्यव्रत की दिग्विजय संभवतः समुद्रगुप्त की सबसे पहली विजय थी। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपने पड़ोसी राज्यों से ही निपट लेना उचित समझा। पहले उन्होंने अपने पड़ोसी से ही निपट लिया, चलो भाई पहले तुम ही आ जाओ। प्रयाग प्रसिद्धि में इन राज्यों के राजाओं के नाम मिलते हैं। आर्यव्रत में 9 राज्य थे। ठीक, इन राजाओं के राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, तभी तो राज्य का विस्तार होगा। इन विजयों के परिणाम स्वरूप अधिकांश उत्तरी भारत के समुद्रगुप्त के अधिकार में आ गया। आर्यवर्त के नियम राजाओं का राज्य समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। अच्युत, नागसेन, कोलाकुल का नाम कहाँ है, कददेव, गोतल, नागदत्त, चतुवेमन आदि। नेक्स्ट जो था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, आठविक राज्यों की विजय। प्रयाग प्रसिद्धि में आठविक राज्यों के नाम नहीं लिखे हैं। आठविक राज्य अधिकतर जंगली जातियों के थे। बिना इन राज्यों के जाते समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर ना बढ़ पाता।
अतः इन राज्यों को विजय से उसके दक्षिण अभियान का मार्ग खुल गया। ये राज्य आधुनिक जबलपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर तक फैले थे। दक्षिण के राज्यों की विजय। आठवीं राज्यों को नतमस्तक करके समुद्रगुप्त दक्षिण की ओर बढ़ा और वहां 12 राजाओं को परास्त किया। प्रयाग प्रसिद्धि में इन राज्यों एवं उनके शासकों के नाम इस प्रकार हैं: कौशल का महेंद्र, महाकंतार का व्याघ्रराज, कोरल का मटनराज, वंगी का हस्तिवर्धन, अवमुक्त का नीलराज, देवराष्ट्र का कुबेर। इस सूची में यह विदित होता है कि समुद्रगुप्त सुदूर दक्षिण में कांची तक पहुंच गया था। सोचो, ये इंडिया हमारा और समुद्रगुप्त साउथ तक पहुंच गया था, विच मीन्स ही कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल इंडिया, क्योंकि साउथ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कवर कर लिया, विच मीन्स ही कॉन्कर्ड ऑल ओवर द इंडिया। सब में इन्वेड कर लिया, मतलब सबको जीत रहा था वो, बहुत सारे राजाओं को जीत लिया था और गुप्ता एम्पायर का विस्तार कर रहा था। गुप्ता एम्पायर और गुप्ता साम्राज्य। सीमांत प्रदेश। समुद्रगुप्त द्वारा उत्तरापथ एवं आठवीं राज्य समाप्त होकर गुप्त साम्राज्य का अंग बन चुके थे और दक्षिण के राज्य नतमस्तक कर दिए गए थे। अतः समुद्रगुप्त से भयभीत की अधीनता स्वीकार कर ली और समुद्रगुप्त को कर इत्यादि देने लगे। उनसे डरने लगे सब, और डर के मारे सब उनको कर देने लगे, यानी कि टैक्स देने लगे कि भाई अभी फिर से फाइट होगा, फाइट होने से जो मेरे राज्य बचा है वो उनके अंडर चला जाएगा और फिर उनका आधिपत्य हो जाएगा। तो इस डर से लोग भयभीत होकर उनका अधीनता स्वीकार करते गए और उनको कर यानी कि टैक्स देते रहे, जो कि चुंगी के नाम से भी जाना जाता है। चुंगी। गणराज्यों का पतन। सीमा प्रांत के राज्यों के समान ही गणराज्य भी समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति से कांप उठे और उन्होंने स्वतः समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने स्वतः ही, भाई ठीक है, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, फाइट मत करो। इन गणराज्यों में मानव, अर्जुन, नायन, योद्धे, मुद्रक आदि के नाम उल्लेखनीय है। 6 और छठा नंबर, विदेशी राज्य। तो जो विदेशी राज्य है, प्रयाग प्रसिद्धि में निम्नलिखित विदेशी राज्यों के नामों का उल्लेख आता है: देवपुत्र शाही, हानु शाही, शक मरुतंडे, सहल कादी भिक्षु अर्थात देवपुत्र शाही, सहानु शाही, शक सिंघल आदि द्वीप। इसके अतिरिक्त प्रसिद्धि में अन्य द्वीपों की ओर भी संकेत किया गया है। इस प्रकार समुद्रगुप्त एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। अपनी विजयों के उपरांत उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इस अवसर पर उसने विशेष प्रकार से सोने के सिक्के भी बनवाए थे। तो ये था समुद्रगुप्त का चरित्र वर्णन एवं जो उसकी उपलब्धियों के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था, उसका कंप्लीट डिटेल यानी कि संपूर्ण जो आंसर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा इस वाले वीडियो में। तो होपफुली you like this session, you like this question and you like the way of the answer writing. Thank you.